आदरणीय कुलपति जी और समस्त विश्वविद्यालय परिवार को मेरा सादर नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत उल्लास का दिन है हम सभी महिलाओं के लिए और उन पुरुषों के लिए भी जो वाकई में मानते हैं कि स्त्री भी एक जीवित इंसान है, एक मादा नहीं है, एक स्त्री नहीं है, संतति तैयार करने वाली, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, वो भी दिमाग रखती है। जो लोग ये मानते हैं और वाकई मानते हैं कि स्त्री को भी वो बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, वो सभी पुरुषों के लिए भी ये उल्लास का दिन है। आज महिला दिवस के लिए महिलाएं एकत्रित होने लगती हैं तो एक सुगबुगाहट होती है कि जाएं नहीं जाएं, महिलाओं का दिन है। अगर तुम वाकई स्त्री को समझना चाहते हो तो वो सब सुनो जो उसे कहने की मनाही है। अभी तक स्त्री पर कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और बहुत इत्मीनान चाहिए उसके लिए, और मुझे लगता है कि ये मंच कितना उपयुक्त होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला दिवस अगर हम मनाएं तो पूरा दिन हमारा हो और सुनने के लिए केवल महिलाएं ना हो, क्योंकि इस उत्पीड़न का, इस उपेक्षा का जो सहभागी रहा है वो पुरुष अकेला नहीं रहा है व्यक्तिगत, लेकिन एक पुरुष जो पूरा संस्थानिक रूप जो पितृसत्ता जो है वो रही है। तो हम महिलाएं कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम केवल महिलाएं ही आपस में बात करें। वो हमारा एक बातचीत हो सकती है, लेकिन पुरुष को सुनना चाहिए महिला को, क्योंकि उसे कभी कहने नहीं दिया गया है। तो महिला दिवस है और बहुत लोकप्रिय अब महिला दिवस हो गया है। आज से अगर 2 दशक पहले हम जाएं तो बहुत कम लोग महिला दिवस मनाते थे। कहीं पार्कों में बैठते थे, जुलूस निकालते थे, महिला अधिकारों की बातें होती थी, कामगारों का मेहनताना बढ़ाने की बातें होती थी। लेकिन पिछले 2 दशकों में इतना सारा बदलाव आया है कि हर महिला अब जानती है, गांव की भी अमूमन, कि महिला दिवस हो रहा है। बेशक उनके लिए महिला दिवस NGO वाले आते हैं, उनको कहीं घुमाने के लिए ले जाते हैं, वो साल भर समूह का काम करती हैं और एक दिन वो देहरादून या कहीं बाहर घुमाती तो उनको अच्छा लगता है। एक बार मैंने एक महिला से पूछा था, देहरादून में वो एक FRI के एक बहुत अच्छे आलीशान सभागार में बैठी थी, कि आपको, मैंने कहा कि कस लागो तुम उनके यहाँ बेर, आपको यहाँ बैठ के कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा कि शहर भी कहीं बुरा लगता है क्या, शहर लगती नक लाक्षो। तो इसका आशय हम समझ सकते हैं कि एक पहाड़ की महिला के लिए शहर किस तरह के प्रतीक हैं। पहाड़ का जीवन कितना कठिन है, वो दिन रात जंगलों में जाती है, बोझा ढोके लाती है, जानवरों को देखना है, तमाम सारे उसके जंगल के काम हैं। तो उसके लिए शहर का जीवन मतलब एक आलीशान, एक विलासिता का जीवन है। उसके अलावा अगर हम देखें, एक राजनीतिक दल की महिलाएं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन इस दिन कर रही हैं। होली का माहौल था, होली गाती हैं, डांस करती हैं। उनके मुखिया आते हैं मंच पे, तो मंच पे महिलाओं की भीड़ चढ़ जाती है उनको माला पहनाने के लिए। सज धज के वो आई हैं और वो चाहती हैं कि किसी तरह हमारी माला भी हमारे मंत्री जी के गले में पड़ जाए। ये हमारे राजनीतिक हालात हैं। ये ऐसे दल की बात कर रही हूँ जिसकी मुखिया ने इस देश पर शासन किया। उस राजनीतिक पार्टी का जो महिला प्रकोष्ठ है उसकी महिलाओं की ये हालत है। वो एक दिन भी ये नहीं समझते हैं कि हम महिला अधिकारों पर बात कर लें। जो नीतियां हमारी सरकार लाई है महिलाओं के लिए, एटलीस्ट हम उस पर बात कर लें, उसका मुआयना कर लें, उस पर समीक्षा कर लें। इतना भी महिला प्रकोष्ठ की जो महिलाएं हैं उनकी चेतना इतनी नहीं है। एक दूसरे दल की मैं बात करूं तो वो मंच पे अपने मुख्यमंत्री जो उनकी सरकार के होते हैं उनको तलवार भेंट करती हैं। तो ये भी एक कहीं ना कहीं प्रतीक है कि तलवार हम आपको भेंट कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा करना। जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि स्त्री कमजोर है तो पुरुष ही उसकी रक्षा करेगा। हालांकि ये कॉन्सेप्ट भी अब टूट रहा है। हम देखते हैं दिल्ली में जो रेप कांड हुआ था उसमें उस लड़की का जो दोस्त था वो उसके साथ में था, लेकिन फिर भी उसके साथ इतना जघन्य रेप हुआ। पुरुष साथ में है, आपका भाई साथ में है। आप देखिए मुरादाबाद इधर सड़कों में, जब सुनसान सड़कों में जब गाड़ी रोक के जब पूरे परिवार के साथ रेप किया जाता है तो उसका भाई भी साथ में होता है और पिता भी, सब साथ में होते हैं, लेकिन फिर भी होता है। तो पुरुष का होना भी अब मायने नहीं है, पुरुष भी रक्षा नहीं कर सकता है। समाज इतना ज्यादा हमारा विद्रूप हो चुका है। तो महिला और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करूंगी मैं। देहरादून में बहुत बड़ा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे महिला दिवस जो है वो रंगोली प्रतियोगिता आयोजित कराते हैं, फ्लावर डेकोरेशन प्रतियोगिता आयोजित करा रहे हैं और सलाद डेकोरेशन प्रतियोगिता आयोजित करा रहे हैं। तो बड़ी निराशा होती है देखकर कि जो हमारी पूर्वज महिलाएं थी, क्या उन्होंने जो जोखिम लिया, उन पर जो लांछन लगाए गए कि ये दुष्चरित्र महिलाएं हैं, ये अधिकारों की बात कर रही हैं, तो क्या हमने उनका कितना मान रखा? क्या उस संघर्ष को जीवित रखने के लिए क्या हमने जरा सा भी जोखिम लिया? हम जो हायर एजुकेशन में इतनी महिलाएं पहुंची हैं, सब महिलाएं हायर एजुकेशन तक नहीं पहुंच पाती हैं। हमारी बहनें गाँव में हैं, कोई घरों में हैं, इतना चेतनशील नहीं होती है। मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन तक अगर लड़की पहुंच रही है तो उसकी चेतना का स्तर उस स्तर का होना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो दिन था वो एक ऐलान था कि सदियों से जो उपेक्षित महिलाएं हैं वो अपने हक के लिए लड़ेंगी और उनको चुप नहीं किया जा सकता है। अब जैसे इन्होंने बात की क्रिकेट का जो बताया कि कितनी गैर बराबरी है, ये तो है कि आपको 3 करोड़ में 50,000 मिल तो रहे हैं। एक समय ऐसा था जब बिल्कुल पैसा नहीं दिया जाता था कि औरत आदमी की पिछलग्गू होती थी।
आदमी अगर किसी सामंत के घर में बटाईदारी कर रहा है तो औरत और उसके बच्चे वहाँ फ्री में काम करते थे। एक दौर ऐसा भी था, एक हमारी बहनों ने एक दौर ऐसा भी देखा है, जब फैक्ट्रियों में औरतों को बहुत कम पैसा दिया जाता था और बहुत नारकीय स्थितियों में वो काम करती थी, सीलन भरी कोठरियों में काम करती थी और उनकी औसत उम्र 36 साल होती थी मात्र, क्योंकि वो घर का काम भी करती थी, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं थी। ये वो दौर था जब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई थी और उद्योग बढ़ने लगे थे, तो कामगारों की संख्या जरूरत थी। तो महिलाओं को इस योग्य समझा गया कि वो ये छोटे छोटे बीनने वाले काम, सिगार बनाने वाले काम, कपास से सूत निकालने वाले काम जो बारीक हाथों से किए जाते थे, उसके लिए उन्होंने महिलाओं और बच्चों का इस्तेमाल किया और उनको घरों से बाहर निकाल के लाए। ये अच्छा था कि महिलाएं घरों से बाहर निकली, लेकिन वहां उनका दोहरा शोषण हुआ। घर में भी वो काम करती थी, बाहर फैक्ट्रियों में काम करती थी। माचिस की फैक्ट्रियों में काम करने वाली लड़कियों ने सबसे पहले विद्रोह किया कि हमारे काम के घंटे, जो 16-16 घंटे हम काम करती थी, हमारे काम के घंटे 10 घंटे किए जाएं। हमारी जो अमानवीय स्थितियों में हमें काम कराया जा रहा है उसको थोड़ा सा स्तर उसका ठीक रखा जाए। तो ये तमाम सारी मांगें थी। बहुत सारे आंदोलन हुए, न्यूयॉर्क में हुए, यूरोप में हुए। तो यूरोप की महिलाओं ने किस किस तरह से स्ट्रगल किया, कोपेनहेगन में, डेनमार्क में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की मांग वहां की श्रमिक नेता, जर्मनी की श्रमिक नेता क्लारा जेटकिन ने की। उसके बाद भारत में 1943 में पहली बार महिला दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का दौर था, 60 और 70 का दशक था। तो उसमें स्त्री मुक्ति की बात भी उठी और उस राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन ने महिला मुक्ति के आंदोलन को एक तरह से बल दिया और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूर होकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित करना पड़ा 8 मार्च को 1975 में। उसके बाद 1980 से लगातार भारत में महिला दिवस मनाया जाता रहा है। मुंबई में सबसे पहले मनाया गया, उसके बाद पुणे, महाराष्ट्र में मनाया गया और अब तो मैं बता रही हूँ कि गांव-गांव में लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या है। भले ही उसका स्वरूप बहुत बदल गया हो, बाजार ने पूरा महिला दिवस को क्रैश कर लिया है। आज के दिन बाजार वॉशिंग मशीन का नया मॉडल लॉन्च करता है, सौंदर्य प्रसाधनों में छूट मिलती है महिलाओं को, क्योंकि बाजार औरत को इसी रूप में देखता है। वो उसको उसके दिमाग, उसकी चेतना के रूप में नहीं देखता है, वो उसको शरीर के रूप में देखता है और उसने अपने माल को बेचने के लिए महिला को एक कमोडिटी ही बनाया। अगर हम आदिम समाज की बात करें तो आदिम समाज, कबीलों का जो समाज था, वहाँ महिला मात्र सत्तात्मक समाज थे। पुरुष 6-6 महीने तक भेड़ों को चराने के लिए जाया करते थे, महिला सारा काम संभालती थी, घुमंतु जीवन था, बच्चे माँ के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, खेती होना शुरू हुई और पशुपालन हुआ, खेती के कारण एक जगह पर टिकना पड़ा उनको। खेती हुई, उत्पादन ज्यादा होने लगा। अब व्यक्तिगत उत्पादन संचय की प्रवृत्ति सामने आई। उसके बाद से व्यक्तिगत संपत्ति जब से आने लगी तो वारिस की बात सामने आई। तो वहां से शुरू हुआ महिला के शोषण का एक इतिहास, जहां महिला जो घुमंतु थी, जो शिकार करती थी, जो बहुत बेहतरीन काम समाज में, उस आदिवासी समाज में कर रही थी, उसको बच्चे पैदा करने के कारण घर पे रख दिया गया कि घर आप संभालिए, बाहर हम देखेंगे। धीरे धीरे करके परिवार नामक संस्था अस्तित्व में आई और कैसे महिला को पूरा एक गढ़ दिया गया कि महिला एक परिवार की चीज है, परिवार से बाहर करने के लिए वो कमजोर है। फ्रांसीसी चिंतक हैं सिमोन दे बोवार, उन्होंने कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती है, बना दी जाती है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक जैविक भेद होता है, लिंग का भेद है कि ये लड़का है, ये लड़की है। लेकिन अगर हम जेंडर की बात करते हैं तो वहाँ सामाजिक भेदभाव आ जाता है और वो समाज द्वारा बनाया गया है। जैविक भेद के अलावा जितने भी भेद हैं वो समाज द्वारा बनाए गए हैं और इस सवाल में ये आंसर भी इसका निहित है कि अगर वो समाज द्वारा बनाए गए हैं तो वो समाज द्वारा ही खत्म भी किए जा सकते हैं। केवल एक जैविक भेद है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, उसके अलावा जितने भी भेद बनाए हैं, जितने भी स्त्रियोचित गुण बनाए हैं, पौरुषत्व वाले गुण बनाए हैं, वो सब इस समाज ने क्रिएट किए हैं एक वक्त में। वो वक्त था जब औरतें नहीं उठ पा रही थी, लेकिन आज औरतें उठी हैं, उन सबके खिलाफ आवाज उठाई है। औरतों ने समझा है कि हम भी उतना ही दिमाग रखती हैं, वो आगे आई हैं, तो वो लड़ी हैं इसके खिलाफ। पहले उन्होंने काम की बात की। 20वीं शताब्दी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। आज अगर हमसे कोई कहे कि मतदान का दिन हो और हम घर बैठे हों और पुरुष वोट देने जा रहे हैं, सोचिए हम कितना जलील अपने को फील करेंगे, क्योंकि आज हम वो चेतना रख रहे हैं और उसके लिए लड़े और हमको वोट देने का अधिकार मिला। ऐसे तमाम सारे अधिकार हर दौर में हमने हासिल किए हैं और उन तमाम पुरुषों का उसमें सहयोग रहा है जो मानते हैं कि वाकई इंसान का दर्जा औरत को मिलना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था आई उसने महिला को किस तरह से एक दोयम दर्जा दिया और एक तमाम सारे पैमाने महिलाओं के लिए गढ़े।
वो उसका पूरा इतिहास है। और भारत में अगर हम देखें तो रमाबाई सिंधे हैं, आनंदीबाई हैं, गार्गी अपाला ने सामंती समाज के खिलाफ लड़ाई अपनी लड़ी। तो बहुत सारी अलग अलग दौर में ऐसी महिलाएं हमारी हुई हैं जो लड़ी हैं इस समाज में अपना हक लेने के लिए, भले उन पे बहुत लांछन लगे। तो हमारा ये हक बनता है कि हम उस लड़ाई को जारी रखें। भारत में अगर हम आज की बात करें तो 70 और 80 के दशक का बीच था जब भारत में हिंसा पर बात करना शुरू किया यहाँ की महिलाओं ने, नारीवादी आंदोलनों ने। तो हिंसा पर जब बात होना शुरू हुई तो सबसे पहले मथुरा बलात्कार कांड की बात आई। तो मथुरा नाम की महाराष्ट्रियन युवती थी और पुलिस थाने में 2 कांस्टेबल्स ने उसके साथ रेप किया था और हाईकोर्ट ने सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी रजामंदी थी। फिर बहुत सारे वकीलों ने पत्र भेजा कि रजामंदी होने के बाद भी क्या पुलिस थाने में रेप होना जायज है, कितना गंभीर जुर्म है। तो ऐसे तमाम सारे मसले उठे और रेप पर सबसे पहले बात होना शुरू हुई। दहेज उसमें एक बहुत बड़ा मसला था। मतलब नई अगर ब्याह का लड़की स्टोव फटने से अगर मर जाती है तो समझा जाता था कि मतलब समझ लीजिए किस तरह का माहौल था। अखबार से दहेज हत्याओं से भरे रहते थे। तो दहेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, साहबानो केस आया, तमाम सारी मुस्लिम महिलाओं ने तलाक के खिलाफ, अभी तो 3 तलाक एक नया, मतलब हर हम जब समाज में आगे बढ़ रहे हैं तो एक न एक अधिकार हमको मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन दिवस मनाने का मकसद एटलीस्ट हम दिवस के बहाने ही तो कुछ चीजों को हम याद करें। तो आज हमारे लिए हिंसा एक बहुत बड़ी चुनौती है, घरेलू हिंसा एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए है। मणिमाला की कुछ पंक्तियां हैं, वो कहते हैं बोला न करो, वो कहते हैं बोला न करो, अगर गलत बोल पड़ी तो लेने के देने पड़ेंगे। वो कहते हैं चला न करो अपनी मर्जी से, कहीं गलत चल पड़ी तो लेने के देने पड़ेंगे। वो कहते हैं जवाब तलब न करो, कहीं गलत जवाब दे बैठी तो लेने के देने पड़ेंगे। एक दिन मैंने कहा कि आज मैं खाना नहीं बनाती, नमक ज्यादा पड़ गया तो, हल्दी ज्यादा पड़ गई तो, चावल कच्चे रह गए तो। उसने कहा आज मैं सफाई नहीं करती, कपड़े मैले रह गए तो लेने के देने पड़ेंगे। कि तमाम सारी ऐसी महिला लेखिकाएं हुई जिन्होंने अपने दर्द को स्वर दिया। जब महिलाएं 24 घंटे घर में खपती हैं, दिन रात ऐसे काम करती हैं जो उसको मूर्ख बनाते हैं, ऐसे काम जिनमें उसका दिमाग नहीं लगता है, वो अभ्यस्त काम है। वो उठती है, चाय बनाती है, पूरे घर को देखती है, बच्चे संभालती है, पति को दफ्तर भेजती है, कपड़े इस्त्री करती है। ऐसे अनगिन कामों की एक लिस्ट है जिनको आप सब लोग महसूस नहीं कर सकते कि आपकी स्त्रियां घरों में कितना काम करती हैं। तो उस घरेलू काम से मुक्ति की जो स्वर उठे, जो तमाम सारा लिखा गया साहित्य, आज हम देखते हैं कि स्त्री साहित्य बहुत धनी, बहुत रिच है और लिखा जा रहा है, लगातार महिलाएं लिख रही हैं। भले ही साहित्य में भी उनको दरकिनार किया जाता है कि ये इनका अपना लेखन नहीं है, वहां भी उनको संशय की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन फिर भी औरतें लिख रही हैं और हमको लिखना ही होगा और हर स्त्री को लिखना होगा, क्योंकि हर स्त्री के अंदर वो आवाज है, वो उपेक्षा का वो स्वर है, तो उसको लिखा जाना चाहिए। और आज हिंसा का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, बहुत छोटी छोटी बच्चियों के साथ। तो हम लोगों को एटलीस्ट कुछ करना होगा, हम एटलीस्ट एक ज्ञापन दे दें डीएम को, हम अपनी प्रतिक्रिया, अपना विरोध तो कहीं न कहीं दर्ज करें। आज इतनी सारी किटी पार्टियां औरतें कर रही हैं, तमाम सारे डाइवर्ट हो गए मुद्दे, लेकिन महिला इश्यू पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और कुलपति जी से एक विनम्र निवेदन मेरा होगा कि महिला अध्ययन एक नई शाखा के रूप में खुला है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा में जब पढ़ी तो मैंने देखा वहाँ का जो महिला अध्ययन विभाग है कितना रिच है। वहाँ पे हर महीने कुछ न कुछ गोष्ठियाँ होती हैं। उनका जो सिलेबस बना है वो बहुत बेहतरीन सिलेबस है। उसमें आप पढ़ सकते हैं कि कैसे नारीवादी आंदोलन शुरू हुए, कैसे आगे बढ़े और क्या स्थिति है। पूरा एक एनालिसिस है महिलाओं पर। तो वो कोर्स अगर हम लोग अपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में शुरुआत कर सकें तो एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा आम लोगों को महिला अध्ययन को डिटेल में पढ़ने का। मैं चाहती हूँ कि वुमेन स्टडी कोर्स यहाँ पे शुरू हो तो हम सब लोग उस कोर्स में दाखिला लें। हम एटलीस्ट उस बहाने उसको पढ़ें तो सही कि क्या है महिलाओं का इतिहास। तो ये मेरी गुजारिश है महिला अध्ययन केंद्र को खोले जाने की। तो तमाम सारी बातें हैं, लेकिन आज महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हिंसा का है, घरेलू हिंसा का और यौन हिंसा का। तो इसके खिलाफ हमें कहीं ना कहीं हमको अपने अपने स्तर से कुछ करना होगा। अपनी बातें समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।